मिग-29 के बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से SU-30 MKI एयरक्राफ्ट में तलिस्मन ADS को इंटीग्रेट करने का फैसला क्यों किया गया है? क्या भारत अभी एक इजरायली ओरिजिन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को एक्वायर करने वाला है और पाकिस्तान के लिए अभी 5th जनरेशन फाइटर को हासिल करना क्यों मुश्किल बनने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के SU-30 MKI फाइटर फ्लीट और उसके नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अपग्रेड प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत फ्यूचर हाई इंटेंसिटी एयर वॉरफेयर के लिए अपने फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट की सर्वाइबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तरफ रैपिडली मूव करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने SU-30 MKI फाइटर पर एडवांस तलिस्मन एयरबॉर्न डिफेंस सूट यानी ADS को इंटीग्रेट करने की तैयारी किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंटीग्रेशन का काम पहले से स्टार्ट किया जा चुका है और इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल ट्रायल 2026 के एंड तक स्टार्ट होने की बात सामने आई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिस्टम पहले इंडियन नेवी के मिग-29 के फाइटर जेट के साथ भी देखा जा चुका है और अभी इसको SU-30 MKI फ्लीट के साथ साथ तेजस मार्क 1 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट के लिए भी इवेल्यूएट करने की बात सामने आई है। तलिस्मन ADS की सबसे खास बात इसका फुल्ली ऑटोमेटिक ऑपरेशन होने वाला है, यानी कि पायलट को मैनुअली कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एनिमी रडार और मिसाइल सीकर को डिटेक्ट करके उनके लिए काउंटर मेजर सिस्टम को लॉन्च करने वाला है, जिसमें डिफरेंट टाइप की जैमिंग मौजूद होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक्टिव रडार, सेमी एक्टिव रडार, इंफ्रारेड सीकर और कमांड गाइडेड मिसाइल के खिलाफ भी प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि एक ऑलराउंड सिस्टम होने वाला है। साथ ही ये सिस्टम एक साथ मल्टीपल हॉस्टाइल रडार्स को भी जैम कर सकता है और सबसे खास बात यह कि इसमें सेल्फ रेडिएशन बहुत ही कम होता है, जिस वजह से पैरेंट एयरक्राफ्ट की डिटेक्टिबिलिटी भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, यानी एनिमी के लिए हमारे एयरक्राफ्ट को लोकेट करना काफ़ी मुश्किल बन जाता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये ECM पॉड बेलारूस ओरिजिन टेक्नोलॉजी को इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करके बनाया गया है और मेंटेनेंस के लिए इसमें डोमेस्टिक सपोर्ट इकोसिस्टम भी बिल्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर में इस सिस्टम का इंडिजनेशन भी काफ़ी हद तक संभव लग रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भारत सिर्फ एक नए फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने पर ही फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि एग्जिस्टिंग SU-30 MKI फ्लीट को भी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के साथ इक्विप करके चाइना और पाकिस्तान के मॉडर्न एयर डिफेंस नेटवर्क के खिलाफ और भी ज़्यादा सर्वाइवल बनाने की तरफ कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी और निब्बल लिमिटेड के नए एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन डिफेंस कंपनी निब्बल लिमिटेड की तरफ से अभी एक इजरायली ओरिजिन 600 किलोमीटर रेंज वाली एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी ALBM को भारत में मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये मिसाइल प्रेडेटर हॉक मिसाइल का एयर लॉन्च्ड वेरिएंट पर बेस्ड होने वाला है या किसी और इजरायली प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अभी प्रेडेटर हॉक मिसाइल को निब्बे की तरफ से पहले से ही इंडियन आर्मी के सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा चुका है। ये मिसाइल ग्राउंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में लगभग 300 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकता है। इस वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि अगर इसको बेस करके एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को बनाया जाएगा तो इसका रेंज लगभग 2 गुना तक इंक्रीज हो सकता है। साथ ही अभी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट इजराइल के एयर लोरा मिसाइल के साथ या फिर रिसेंटली इजराइल की तरफ से रिवील किए गए हाईली सीक्रेटिव गोल्डन होराइजन ALBM के साथ भी लिंक्ड हो सकता है। गोल्डन होराइजन को अभी तक इजराइल का एक बहुत ही एडवांस बंकर बस्टर मिसाइल के तौर पर देखा जाता है, जिसका एस्टिमेटेड रेंज लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की तरफ से भी इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के SU-30 MKI फ्लीट के लिए ऑफर किया जा रहा है। अब ये मिसाइल अपनी 600 किलोमीटर रेंज के साथ इंडियन एयरफोर्स को एनिमी एयरवेज, कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब्स और अंडरग्राउंड बंकर जैसे हाई वैल्यू टारगेट को सेफ डिस्टेंस से रहकर ही एंगेज करने की कैपेबिलिटी दे सकता है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से भारत को टेक्नोलॉजी एक्सेस, कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सपोर्ट चेन जैसा सिक्योरिटी भी मिलने वाला है। अब अगर गौर से देखा जाए तो इस मिसाइल का रेंज ब्रह्मोस के फ्यूचर और करंट वेरिएंट के बीच रहने वाली, लेकिन इस मिसाइल का मेन पॉजिटिव पॉइंट इसका बंकर बस्टर रोल होने वाला है, जिसमें ये ब्रह्मोस से बेहतर परफॉर्मेंस को डिलीवर करने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इतने हैवी एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को या एयर टू सरफेस मिसाइल को किसी भी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करना इतना आसान प्रोसेस नहीं होने वाला और इसमें काफी सारा समय लगने की उम्मीद किया जा रहा है।
अगला अपडेट भारत के नए लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम हाइपर स्ट्राइक की तरफ से है। अभी इंडियन प्राइवेट डिफेंस सेक्टर कंपनी सिर्फ ड्रोन, सिमुलेटर्स या एंटी ड्रोन सिस्टम तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन के सेगमेंट में भी अभी धीरे धीरे एंट्री करने की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन स्टार्टअप कंपनी जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से भी प्रयागराज में ऑर्गेनाइज किए गए नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 के दौरान अपने नए लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम जेन हाइपर स्ट्राइक को ऑफिशियली शोकेस किया गया था। कंपनी के हिसाब से इस सिस्टम का स्ट्राइक रेंज लगभग 400 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो सकता है, जो कि इसको डीप स्ट्राइक वेपन की कैटेगरी में डाल सकता है। अगर फ्यूचर में ये सिस्टम ऑपरेशनल सर्विस में एंटर करता है तो एनिमी टेरिटरी के अंदर मौजूद कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक हब्स और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्टैंड अप डिस्टेंस से एंगेज किया जा सकता है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जेन टेक्नोलॉजी ने अभी तक हाइपर स्ट्राइक के प्रपल्सन सिस्टम, पेलोड कैपेसिटी, गाइडेंस पैकेज, लॉन्च प्लेटफॉर्म या फिर मिशन प्रोफाइल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जा रहा है। इस वजह से डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच अभी इसको लेके काफ़ी सारा स्पेकुलेशन चल रहा है कि आखिर हाइपर स्ट्राइक एक मिसाइल होने वाला है या एक लॉटरिंग मुनीशन होने वाला है या फिर एक अनमेंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से हाइपर स्ट्राइक को अपने कई एडवांस डिफेंस प्रोडक्ट के साथ शोकेस किया गया था, जिसमें एआई पावर एंटी ड्रोन सिस्टम, स्मार्ट एयरबस टर्मिनेशन, वृषभ अनमेंड ग्राउंड व्हीकल और जेन बिजली जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम भी शामिल थे। जिससे साफ दिख रहा है कि कंपनी अभी फ्यूचर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी की तरफ मल्टीपल डोमेन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं भारत की अपकमिंग डिफेंस मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होने वाली है। अगला अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन प्रोग्राम और चाइना पाकिस्तान डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ से है। अभी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि उसके फाइटर फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्लान को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी पाकिस्तान को डिलीवर किए जाने वाले बाकी 16 J-10C फाइटर जेट की डिलीवरी को टेम्परेरी बेसिस पर रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा रीजन पेमेंट रिलेटेड इशू होने वाले हैं, जहां पाकिस्तान पेमेंट को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से भी J-10 का डिलीवरी यहां पे रोका जा रहा है। अभी जैसे कि हम सब जानते हैं कि J-10C चाइनीज एयरफोर्स के एडवांस मल्टी रोल फाइटर का एक्सपोर्ट वर्जन है, जिसे पाकिस्तान की तरफ से स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए खरीदा गया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से लगभग 36 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से पहले करीब 20 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवर किए जा चुके हैं। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जो पहला बैच पाकिस्तान को डिलीवर किया गया था, इनकी डिलीवरी लार्जली चाइनीज बैंक के सॉफ्ट लोन्स और कंसेशनल फाइनेंसिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया था। लेकिन बाकी एयरक्राफ्ट के लिए पाकिस्तान को EMI की तरह पेमेंट करना था, जो कि अभी पाकिस्तान सही टाइम पर नहीं कर पा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अभी काफ़ी हद तक प्रेशर में चल रही है। हाई फॉरेन डेट, लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और IMF रिलेटेड फिजिकल रेस्ट्रिक्शन की वजह से मिलिट्री प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम पर इसका डायरेक्ट असर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से अभी J-10C एयरक्राफ्ट की अगले बैच की डिलीवरी को चाइना की तरफ से होल्ड पर रखा जा रहा है। अभी इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लेवल ऑपरेशन रोल के ऊपर भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि डिलीवर्ड एयरक्राफ्ट अभी ऑपरेशनल सर्विस में तो मौजूद है, लेकिन अभी इनका पूरा फ्लीट स्ट्रेंथ हासिल ना होने की वजह से लॉन्ग टर्म फोर्स प्लानिंग और इनकी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी के ऊपर इनका असर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी ये डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर की तरह है कि मॉडर्न मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं रहता है, बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल को प्ले करता है। चाइना और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रिलेशन अभी भी काफी स्ट्रांग बने हुए हैं, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटीज अभी डिफेंस डील्स की इंप्लीमेंटेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में अभी पाकिस्तान की 5th जनरेशन फाइटर की हासिल करने की खबर को लेकर भी सवाल उठना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अगर कोई प्रीवियस 4.5 जनरेशन फाइटर की पेमेंट को टाइम पर नहीं कर पा रहा है, तो आगे चल के 5th जनरेशन फाइटर के लिए पेमेंट करना उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। यानी जितनी जल्दी पाकिस्तान अभी 5th जनरेशन फाइटर को हासिल करना चाहता था, अभी के हालात में ये पाकिस्तान के लिए हासिल करना फाइनेंशियली मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। अगला अपडेट एक नई नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस स्ट्राइक ड्रोन और नाइट सेट ऑटोनोमस स्ट्राइक व्हीकल की तरफ से है। अभी दुनिया भर में बैटलफील्ड रैपिडली ड्रोन सेंट्रिक होता जा रहा है और इसी बीच एक नया हाई स्पीड कॉम्बैट ड्रोन सामने आया है, जो कि हेवीली डिफेंडेड बैटलफील्ड में भी स्ट्राइक मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्लॉन डायनामिक्स की तरफ से अभी नाइट स्टेट ऑटोनोमस स्ट्राइक व्हीकल को ऑफिशियल अनवील किया गया है। अभी ये कॉम्पैक्ट कॉम्बैट अनमेंड एरियल व्हीकल यानी CUAV कैटेगरी का फाइटर होने वाला है, जिसे स्पेशली उन बैटलफील्ड कंडीशन के लिए डिजाइन किया गया है जहां पर कन्वेंशनल ड्रोन का सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है।
अभी सबसे खास बात इस ड्रोन की स्पीड होने वाली है, क्योंकि टर्बोजेट इंजन से पावर्ड होने की वजह से ये ड्रोन लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल कर सकता है, जो कि मेजॉरिटी टैक्टिकल ड्रोन के मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है, जिसकी वजह से एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, खास करके एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए और रडार ऑपरेटर के लिए इसको डिटेक्ट करना और इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइट सेट को जीपीएस डिनार्ड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया, यानी अगर बैटलफील्ड में जीपीएस सिग्नल को जैम या स्पूफ किया जाता है तब भी यह ड्रोन अपने इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और टेरेन फॉलोइंग टेक्नोलॉजी की मदद से मिशन को कंटिन्यू कर सकता है। अब इसका एक और डेंजरस फीचर एंटी रेडिएशन होमिंग कैपेबिलिटी होने वाली है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एनिमी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की मिशन को डिटेक्ट करके डायरेक्टली उनको टारगेट कर सकता है, यानी फ्यूचर बैटलफील्ड में ये ड्रोन एनिमी एयर डिफेंस नेटवर्क को सप्रेस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर सकता है। साथ ही इस ड्रोन में AIS बेस्ड मैरिटाइम टारगेटिंग कैपेबिलिटी भी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये नेवल टारगेट और मैरिटाइम सर्वेलेंस मिशन के लिए भी सुइटेबल हो सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट अराउंड 70 kg के आसपास है और इसमें मॉड्यूलर पेलोड आर्किटेक्चर होने की वजह से इसे रिकॉनेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर स्ट्राइक मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसमें पैराचूट रिकवरी सिस्टम भी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर इसको मिशन में स्ट्राइक करना नहीं पड़ता है तो उसको दोबारा रिकवर करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।